नमस्ते बच्चों, आज हम लोग रैपिड का जो नौवां पार्ट है चांदी का जूता, जिसे बालशेरी रेड्डी जी ने लिखा था, इसका पहला भाग हम लोग कर चुके हैं और इसके अगले भाग को हम लोग आज करेंगे। तो इसके पहले भाग में हमने पढ़ा, यहाँ तक की कहानी में हमने जाना कि लेखक जो है वो अपने एक मित्र के घर, जिनका नाम है शिवराम, उनके घर गए उनके बेटे के जन्मदिन पर। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें अपने एक और अभिन्न मित्र से वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और उनके मित्र जिनका नाम था वेंकटेश्वर राव, उन्होंने उन्हें अपने घर पर अगले दिन नाश्ते के लिए निमंत्रण भेजा। और जैसे ही वो उनके घर अगले दिन गए तो उनके घर को उन्होंने देखा कि उनका घर जो है वो बहुत ही सलीके से सजा धजा, साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर उनका घर था, जिसे देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही उन्हें ये समझ में आया कि उनका मित्र जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान था। पर थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वो खुद वैसे नहीं हुए हैं, शायद उनकी पत्नी ही इतनी अच्छी है। और उसके बाद फिर उनकी पत्नी आती है जिनका नाम रमा है, जो कि लेखक को कहती है कि आप अब हमारे बेटे सुरेश के विवाह में क्यों नहीं आए। तो लेखक जो है उन्हें बताते हैं कि आप लोगों ने तो हमें निमंत्रण पत्र ही नहीं भेजा था। तब रमा कहती है कि हमने आपको पहली किश्त में ही निमंत्रण पत्र भेजा था। तो इसी बात को लेके उन लोगों में चर्चा हो रही थी और इसी बीच लेखक के मित्र वेंकटेश्वर राव आकर उनको उनकी पत्नी से बचाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अपने तर्कों से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमने आपको निमंत्रण पत्र भेजा था लेकिन आपको निमंत्रण पत्र नहीं मिला। अब हम आगे करेंगे। रमा नाश्ते का प्रबंध करने भीतर चली गई, यानी वो, क्योंकि उनको सुबह के नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए निमंत्रण मिला था, इसीलिए वो वहाँ पर नाश्ते का प्रबंध करने के लिए घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद भीतर से बुलावा आया, यानी उसको उन दोनों को अंदर खाने के लिए बुलाया गया। भोजनालय में गुड़िया सी सुंदर कन्या तश्तरियों में मिठाई सजा रही थी। यानी जैसे ही वो लोग वहाँ गए, डाइनिंग रूम में गए, भोजनालय में यानी डाइनिंग रूम में गए, उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की जो है वो तश्तरियों में यानी प्लेटों में मिठाई सजा रही है, मिठाई दे रही है, खाने के लिए सर्व कर रही है। वेंकटेश्वर राव ने अपनी बहू का परिचय कराया, यानी वेंकटेश्वर राव ने लेखक को बताया कि उनकी बहू, ये उनकी बहू है। उन्होंने कहा ये सीमा है, यानी उनकी बहू का नाम क्या है, सीमा है। मेरी पुत्र वधू है, यानी मेरे पुत्र की वधू है, मेरे पुत्र की पत्नी है। जानते हो, इसने एमए प्रथम श्रेणी से किया है, यानी उसने एमए की पढ़ाई जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास की है। विश्वविद्यालय भर में प्रथम आई है, यानी पूरे यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट आई है। लेखक के मित्र लेखक को ये बताते हैं। इसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल भी इसे मिला है। फिर राव ने अपनी पुत्र वधू से कहा, बेटी चाचा जी को जाकर वह पदक तो दिखाओ, यानी तुमको जो गोल्ड मेडल मिला है वो गोल्ड मेडल तो तुम लाकर चाचा जी को दिखाओ, यानी लेखक को दिखाओ। सीमा को शायद पदक दिखाना पसंद ना था, क्योंकि अमूमन यही होता है कि घर में अगर हम लोग कोई कोई कुछ अचीवमेंट करते हैं तो कोई भी आता है तो हम लोग बोलते हैं अपना मेडल दिखाओ, अपना ट्रॉफी दिखाओ, अपना पुरस्कार लाकर दिखाओ। तो ऐसे ही शायद सीमा को भी जो भी आता था, वेंकटेश्वर राव और उनकी पत्नी वही सबको दिखाने के लिए शायद कहती थी या कहते थे, इसीलिए वो करना भी उसके लिए उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए शायद सीमा को वो दिखाना वो पसंद नहीं था। वह सर झुकाए चाय के प्याले मेज पर लगा रही थी, यानी वो चुपचाप अपना काम करी जा रही थी। उसने वेंकटेश्वर राव की बात नहीं सुनी या अनसुनी कर दी। रमा दौड़कर बैठक में गई, यानी उनकी पत्नी रमा, लेखक के मित्र की पत्नी रमा, वो दौड़कर ड्राइंग रूम में गई, बैठक में गई। अलमारी से पदक लाकर उसने मेरे हाथ में थमा दिया, यानी अलमारी से उसने वो गोल्ड मेडल निकाला और वो लाकर उसने लेखक के हाथ में दे दिया, थमा दिया, यानी देखने के लिए उसके हाथ में दे दिया। भैया, हमारी बिरादरी में आज तक किसी ने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया है। हमें
सीमा पर गर्व है, यह तो रात दिन पढ़ती है, पीएचडी भी कर रही है, कहती है कि मैं डीलिट भी करूँगी। यानी लेखक के मित्र की पत्नी रमा जो है वो अब बता रही है कि हमें बहुत गर्व है कि हमारी बहू इतनी अच्छी है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी होनहार है। हमारे परिवार में किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है और ये इतना हमें सीमा पर बहुत गर्व है। ये सारी बातें वो लेखक को बताती है और ये भी बताती है कि सारा दिन पढ़ती रहती है, रात दिन पढ़ती ही रहती है, पीएचडी भी कर रही है, यानी वो पीएचडी कर रही है और इसके आगे वो डीलिट की डिग्री भी करना चाहती है। ये सारी बातें भी वो बताती है। मुझे डर है कि रात दिन जगने पर बहू की तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। साथ में वो अब दिखावा कर रही है, रमा जो है वो दिखावा कर रही है कि वो हमारी बहू इतना पढ़ती रहती है, तो इतना पढ़ने की वजह से कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं लाख समझाती हूँ कि बहू तुम आराम करो, लेकिन हमारी बात सुनती ही नहीं। यानी मैं हमेशा उसको समझाती रहती हूँ कि इतना मत पढ़ो, इतना मेहनत मत करो, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। रसोई बनाती है, खाना परोसती है, ससुर की सेवा करती है, साथ ही कॉलेज में पढ़ाती भी है। यानी अब वो अपनी बहू के बारे में बताने लगी कि रसोई संभालती है, यानी किचन का काम करती है, खाना बनाती है, खाना परोसती है, हम लोगों को खाना भी देती है, ससुर की सेवा करती है, यानी हम लोगों की आपके मित्र की सेवा करती है, साथ में वो कॉलेज में भी पढ़ाती है। यानी वो इतनी स्मार्ट है, वो घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, सब कुछ करती है। ये सारी बातें कहकर रमा जो है गर्व महसूस कर रही है और लोगों के सामने अपना बढ़ावा भी कर रही है। भाभी तब कोई रसोइया क्यों नहीं रख लेती? कमाने वाली बहू से इतना काम लेना ठीक नहीं, लोग क्या समझेंगे। यानी लेखक जो है वो एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, कुक रख लीजिए, खाना बनाने वाला रख लीजिए, क्योंकि आप कमाने वाली बहू, क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ाती है, उसको पैसे मिलते हैं, तो कमाने वाली इसलिए कहा है, तो वो उसको सैलरी मिलती है, वो अर्न करती है, तो ऐसी बहू से अगर काम करवाएंगे तो वो ठीक नहीं है। और लोग क्या कहेंगे कि कैसी सास है, कैसे लोग हैं अपनी बहू से इतना काम करवाते हैं, जो नौकरी करती है ऐसी बहू से भी वो काम करवाते हैं। मैं भी ये सोचती हूँ, लेकिन मुझे अपने हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। तो रमा अब ये कह रही है कि हाँ मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे एक काम वाली बाई रख लेनी चाहिए, खाना बनाने वाली रख लेनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे किसी और के घर का, किसी और के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है। काम भी क्या, 4 जने हैं। पहले वो कहती है कि इतना काम करती है, ये वो करती है, वो करती है, जैसे ही लेखक कहते हैं कि एक नौकर रख लो, तो वो कह रही है, रमा जो है वो कह रही है काम कितना है, 4 जन ही तो हैं, आखिर हमारा भी तो समय काटना चाहिए। यानी अगर हम काम वाले मतलब मेड रख लेंगे, सर्वेंट रख लेंगे, तो वही सारा काम कर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए। इसीलिए कह रही है कि आखिर हमारा भी तो समय कटना चाहिए, यानी काम करके हम भी तो अपने समय को काटेंगे। काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती है, यानी हम अगर काम करते हैं तो हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, तबीयत भी अच्छी रहती है, इसीलिए काम करना अच्छी बात है। यानी रमा जो है वो किसी भी हाल में बाहर के किसी व्यक्ति को घर में काम करने नहीं रखेगी, वो चाहती है कि उनकी बहू ही उनका सारा काम करे। रमा ये पराये थोड़ी ही है यार, यानी अब यार असली बात यह है कि रमा रसोई पर खर्च करना बेकार मानती है। अब जो है लेखक के मित्र जो है वो असली बात बताते हैं। वेंकटेश्वर राव कह रहे हैं कि ये पराया थोड़ी है, यानी रमा को अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि हमारा मित्र पराया थोड़ी है, इससे तो हम ये सारी बातें शेयर ही कर सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि असली बात जो है, असल कारण यही है कि रमा जो है वो किचन के एक्सपेंस पे ज़्यादा, मतलब किचन के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती है। यानी अगर रसोइये को रखेंगे तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो ये सारा खर्चा वो नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये खर्चा, ये काम अगर ये लोग खुद कर लेंगे तो वो पैसा ये बचा लेंगे। मैंने 1-2 नौकर रखे थे, यानी लेखक के मित्र जो है वो उन्हें बता रहे हैं कि हमने 1-2 नौकर रखे थे, पर कोई ना कोई बहाना बनाकर
इसने उन्हें भगा दिया। यानी रमा जो है वो किसी भी हाल में किसी नौकर को अपने पास अपने घर में नहीं रखना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि नौकर रखने से बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने से उन्हें घर पे यहाँ के काम से भगा ही देती है, और इसीलिए कोई भी नौकर हमारे यहाँ काम करने के लिए राजी नहीं है, और रमा जो है वो किसी भी हाल में किसी और को हमारे घर में काम करने के लिए नहीं देना चाहती है। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा, धन्यवाद।